हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये जो बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री बैच है सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। टीजीटी हो या पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैच बिल्कुल फ्री है। इसमें हमने भी सेट थ्योरी किया है, रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी के नोट्स पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन के नोट्स पढ़े हैं। रिलेशन फंक्शन में से डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक था, वो हमने एक किया है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी आपको और भी प्रैक्टिस सेशंस इस टॉपिक जो टॉपिक्स हुए उनके ऊपर मिल जाएंगे। उससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन ही है। रिलेशन एंड फंक्शन में छोटा सा पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस टाइप के टॉपिक्स हमारे इसमें हम कवर करेंगे। आर बी ए रिलेशन इन सेट, आर जो है वो सेट ए में रिलेशन है, सेट ए में रिलेशन है, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ ही हमने यहाँ पर किया है, तो ए क्रॉस ए आया है, उसका एक सबसेट है आर। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए हमने सेट लिया है 1 2 3 4। अगर हम 1 2 3 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ये पेयर बनेंगे। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 ये पेयर बनेंगे। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 4 3 4 और फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। इस तरीके से हमारे पास जितने भी पेयर बनने थे वो सब हमने बना लिए। यही क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया। इसका कोई भी सेट, इसका कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास आता है नल एंड वॉइड सेट, जो कि एम्प्टी रिलेशन होता है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाला है। ये रिलेशन हमारा फाई होगा। नल मतलब भी खाली होता है, वॉइड मतलब भी खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली। नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन अगर कहा जाए तो उसमें कोई भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनाया गया है ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 5। बी जो होना चाहिए वो ए में 5 ऐड करके आना चाहिए। ए हमारा क्या है, ए मतलब इसके ये एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो 1 में अगर मैं 1 में यहाँ रखूँ तो बी का वैल्यू 6 मिलेगा, यानी 1 6 पहला पेयर बना, जो कि इसमें है ही नहीं। अगर मैं 2 यहाँ पे रखूँ तो 2 7 बनेगा। 3 रखूँगी तो 3 8 बनेगा। 4 अगर रखूँगी तो 4 9 बनेगा। ये जितने भी पेयर बने हैं इसमें से किसी में भी नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन बनाया गया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5, ये क्या है, हमारा नल एंड वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स इसकी हेल्प से बनेंगे वो सारे उसमें से कोई भी एक आर क्रॉस ए में बिलोंग करेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम नल वॉइड एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा। मतलब एक ऐसा रिलेशन हम लोगों ने ढूंढना है कि ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएं। तो यहाँ पर रिलेशन बनाया गया है ए बी, ए माइनस बी का मॉड अगर करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ए माइनस बी का मॉड अगर हम करें तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। -1 का मोड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 0। तो सबका ही क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अब ये यहाँ से मैंने लिख दिया, लेकिन हमें ये यहाँ से करने थे कि जो हमारा सेट ए है उसके अंदर से 1 2 3 4, दूसरे सेट में भी 1 2 3 4। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, कुछ भी करो ये कंडीशन फुलफिल होगी। 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, ये कंडीशन फुलफिल। ऐसे ही 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 4, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऐसे ही 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी रिलेशन पूरा का पूरा ए क्रॉस ए सेट को अपने अंदर रख लेता है या फिर आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है दोनों तरफ एक ही चीज़ आनी चाहिए, ए। आइडेंटिटी रिलेशन है मतलब 1 1 2 2 3 3, ये हमारे आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, आर इन्वर्स। अगर हमारा कोई भी एक रिलेशन है, मान लो कोई R1 रिलेशन है, उसके अंदर एलिमेंट x कोमा वाई टाइप के आ रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, जो भी है।
ठीक है, तो जो आर इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारा वाई एक्स टाइप का, वाई एक्स टाइप का, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा इनवर्स रिलेशन होता है उसमें आपस में बदल जाएंगे। ठीक ठीक है, तो अगर हमारा आर कोई रिलेशन है ए से बी, तो जो आर इनवर्स होगा वो बी से ए हो जाएगा। और आर के अंदर अगर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं तो आर इनवर्स के अंदर वाई एक्स टाइप के रिलेशन हो जाएंगे एलिमेंट्स, वाई एक्स टाइप के। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है दोनों तरफ एक ही जैसा एलिमेंट आए, फॉर एवरी ए। अगर कोई सेट ए दिया है उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो इस ए सेट की हेल्प से जो भी हमने रिलेशन बनाया होगा वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 सब मिले। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब मिले तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सेट है वो 1 2 3 4 ही है, यहाँ पर जो सेट है हमारा वो 1 2 3 4 ही हमने लिया है, ये 1 2 3 4 ही है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब है दोनों तरफ ए 1 2 3 4 है। अगर मैं सिर्फ 1 1 2 2 3 3 बनाऊँ तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 बनाऊँ तो रिफ्लेक्सिव होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 एक्स्ट्रा बना लूँ, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। हर एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब जो ए सेट हमने माना था उसके हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और वो भी कैसी, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम इमेज होनी चाहिए, मतलब जो नंबर है वही, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, 1 2 फालतू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 2 अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आ भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है जैसे 1 2 है तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा होना चाहिए, 1 2 है 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 है नहीं है इसके अंदर 2 3 2, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसके अंदर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, नहीं मिला तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है 2 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा इसके अंदर है नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ये पूरा ही सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर किसी भी एक पेयर का 3 2 नहीं मिल, एक पेयर का उल्टा नहीं मिल रहा, मतलब 3 2 नहीं मिल रहा है, तो यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये वाला देखो, आर लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 3। ठीक है, 1 2 2 1 2 3। अब इसका इन्वर्स अगर मैं निकाल लूँ तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 4 4 का उल्टा 4 4 ही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 3 का उल्टा 3 2। आर इन्वर्स और आर यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे, क्यों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर देखो ये सारे एलिमेंट एक जैसे हैं दोनों में, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, एक में 2 3 एक में 3 2 है, तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, इस वजह से आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं होंगे, आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जब आर और आर इन्वर्स बराबर होते हैं तभी उसे सिमेट्रिक कहा जाता है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होता। आर इन्वर्स और आर दोनों बराबर हों, यानी 1 2 है तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए था, यहीं से पता चल रहा है इसका। 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 2 है 2 1 तो है, लेकिन 2 3 है 3 2 नहीं है, इसलिए जो आर रिलेशन है ये वाला हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर इन्वर्स निकाला, आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं आए इसलिए भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन, तो A2 A1 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, फॉर A1 A2 जो होंगे ए से बिलोंग करते हो। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी तीन एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू वही रिलेशन, तो ए और सी भी उसी रिलेशन से अगर ए और सी भी उसी रिलेशन से बिलोंग अगर करता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, तब हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी सी, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए सी भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव।
ओनली वन रीजन, सिर्फ एक ही रीजन होता है जब हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा मिले, तीन एलिमेंट हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ एक ही केस में कहा जा सकता है ट्रांजिटिव नहीं है, जब तीन एलिमेंट्स हमारे पास हो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तभी हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब हमारे पास पहला उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी उसके अंदर मिल ही नहीं रहा है, तो ए सी की बात ही नहीं करनी होती है, तो उस केस में हमें ए सी की बात ही नहीं करनी होती है, रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव ही रहता है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव ही रहता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, अगर कोई रिलेशन सेट के अंदर है, वो रिफ्लेक्सिव मतलब जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 हैं, तो 1 1 2 2 3 3 सभी उस सेट के उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब हुआ अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब है 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 2 है 2 3 मिल ही नहीं रहा या 2 4 नहीं मिल रहा, तो फिर आगे बात ही नहीं करनी है, ट्रांजिटिव मान लेना है। ठीक है, तीनों चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कोई अगर है तो। ये देखो 1 2 3 4 अप टू 14 तक लिखा हुआ है, ए सेट के अंदर नंबर्स हैं एक्स वाई, रिलेशन में सिर्फ वो पेयर आएंगे जो 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो इक्वल टू 0, या फिर वाई इज इक्वल्स टू 3x हो, y इज इक्वल्स टू 3x हो। तो x का वैल्यू जो आएगा वो इसमें से आएगा, x का वैल्यू इसमें से रखो, y की वैल्यूज निकालते रहो। x का वैल्यू 1 रखूंगी, y 3 आएगा, तो पहला पेयर बन गया। x का वैल्यू 2 रखूंगी तो y 6 आएगा, x का वैल्यू 3 रखूंगी तो y 9 आएगा, x का वैल्यू 4 रखूंगी, 4 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y 12 आएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y 15 आएगा, और 15 इसी सेट के अंदर होना चाहिए था, ए सेट के अंदर। 15 इसके अंदर नहीं है तो इसीलिए x का वैल्यू 5 भी हम नहीं ले सकते, x का वैल्यू 5 भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में चार ही एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, 1 3 2 6 3 9 और 4 एलिमेंट 4 12। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14 तक होना चाहिए था, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 3 है क्या? 3 1 इसके अंदर है? 3 1 इसके अंदर नहीं है, 3 1 इसके अंदर नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात करें, 1 3 इसके अंदर है, अब 3 से शुरू होने वाला दूसरा कोई मिला, ये मिला। 1 3 इसके अंदर है, 3 9 इसके अंदर है, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, तो क्या 1 9 भी इसके अंदर है? 1 9 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है एमसीक्यूज में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर दे दिए, सारे नेचुरल दे दिए हैं, एक्स वाई के पेयर बनाने हैं, एक्स वाई दोनों इसी में से ही आएंगे, एक्स वाई दोनों इसी में से ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 2 रखें y 7 आएगा, x की वैल्यू 3 रखें y 8, और ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि n तो रखते ही जाएंगे, x तो रखते ही जाएंगे, नेचुरल नंबर है, पता नहीं कितने रखने पड़ेंगे, और 3 8। ठीक है, और इसने बोला भी x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है, सिर्फ x की वैल्यू क्या रखनी है? सिर्फ 4 से छोटी, तो 1 2 3 ही रख सकते हैं, तो रखते जाना है, ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है, नेचुरल नंबर है x जो भी है 1 2 3, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा। ठीक है, और 1 2 3 ही रख सकते हैं, तो हमारा रिलेशन ये बनेगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए था, नहीं है, नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम
सिमेट्रिक की बात करें 1 6 है तो क्या 6 1 भी है? नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। 1 6 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि रिलेशन हमारा सिर्फ इतना है, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी रखनी थी। 1 6 इसी में बिलोंग करता है। 6 से शुरू होने वाला क्या दूसरा कोई इसके अंदर है? 6 से शुरू होने वाला कोई भी इसके अंदर है ही नहीं, तो 6 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो बात ही नहीं करनी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा। 2 7 है, 7 से शुरू होने वाला इसके अंदर कोई है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव होगा। 3 8 है, तो 8 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव होगा। अब इसके बाद आता है ये वाला, देखो एक एग्जांपल, रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन आर सेट ऑफ जेड इंटीजर्स, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस ए बी, इंटीजर्स के सेट में से लेने, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 और डैश डैश डैश, इधर इसमें से नंबर लिए जाएंगे। 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ए बी का वो पेयर लेना है जो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें से पेयर ढूंढते रहे तो बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, किस किस को चेक करेंगे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा देखते हैं। अगर, क्योंकि इसमें क्या है, ए बी है, ठीक है, तो ये जो 2 डिवाइड, इस कंडीशन को देख लो, बस इस कंडीशन को, ए माइनस बी, ए का मतलब भी है ए भी इंटीजर्स में से आएगा, बी भी इंटीजर्स में से आएगा। तो जब भी कोई दो इंटीजर्स हम लें, अगर मैं 1 1 लिखूं, इनको अगर माइनस कर दूं तो 0 आए, 2 से डिवाइड होगा, होगा। 2 2 लिखूं तो भी 2 से डिवाइड होगा इनका डिफरेंस। 3 3 अगर मैं लिखूं, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। 0 0 अगर लिखूं, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब है यहाँ पर, सिंपल कहने का मतलब है, इस तरीके से ना देख करके इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन दोनों एलिमेंट को सेम करो। अगर इन दोनों एलिमेंट को सेम करते हो तो ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 2 डिवाइड करता है ए माइनस ए, 2 डिवाइड करेगा 0 को, करेगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाता है तो b माइनस ए क्या नहीं होगा? होगा, हमेशा होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब 3 एलिमेंट हम लेते हैं, एक लिया ए बी, अगर a माइनस बी, a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होता है। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होता है, a b बिलोंग्स टू r है, तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b c बिलोंग्स टू उसी रिलेशन है, उसी रिलेशन से है, तो b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो a माइनस सी अगर हम करेंगे तो वो भी पक्का डिविजिबल होगा ही होगा। इस चीज़ को अगर ऐसे ना समझ में आए तो नॉर्मली देख सकते हो, 2 और 4 और ये 6 मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड हुआ, 2 और 6 का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा नंबर लें 2 3 4, इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है? होता ही नहीं है, तो फिर आगे बात ही नहीं कर सकते। 2 6, अगर मैं इसको 5 लिखूं, 2 6 का डिफरेंस 4, 2 से डिवाइड होगा, 6 5 का डिफरेंस 1, तो कंडीशन तो ऐसी ही लेनी है ना, ये तो नहीं हो रहा क्योंकि ये चीज़ गलत ली है, तो तीनों ही ऐसे लेने हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, ये दोनों नंबर ही ए और बी चूज ही ऐसे करने हैं कि दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, बी और सी ऐसे चूज करने हैं दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, तब जा करके ए और सी अगर हम चेक करेंगे तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो कौन होते हैं? जीरो है, +-2 +-4 +-6। ऑड इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो 1 +-3 +-5 1 +-7। ठीक है,
यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास एक होता है इंपॉर्टेंट असिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए। ये एंटीसिमेट्रिक होता है। ए और बी है, ए इज डिविजिबल बाय बी, ठीक है, बी और ए है, बी इज डिविजिबल बाय ए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो। मैंने लिखा 2 4। तो मैं इसको देखो इस एग्जांपल से बताती हूँ। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन अलग से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 2 पेयर बनाया, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 2 4, 2 इज डिविजिबल बाय 4, ये चीज़ गलत है। तो ये जो है तभी बराबर हो सकते हैं इन दोनों को अगर मैं बराबर नंबर रखूंगी। 4 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रखूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रखूँ, या दोनों को 4 या दोनों को 2 ही रखूँ। दैट मीन्स दोनों अगर बराबर होंगे तभी ए इज डिविजिबल बाय बी, बी इज डिविजिबल बाय, ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो उसी को कहते हैं एंटीसिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास है, ये तो एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, इसका मतलब यहाँ से देख लो थोड़ा सा है। इक्विवेलेंस क्लास में क्या है, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए कोई भी एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास पहले, जो कि क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो किसी भी एक आर्बिट्रेरी सेट एक्स पर। कोई एक सेट एक्स है, उसके लिए हमने क्या बनाया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उस सेट को मान लो एक सेट है 1 2 3 4, तो इसमें से एक मैंने बना लिया 1 3 का अलग, एक बना लिया 2 4 का अलग। तो 1 3 और 2 4 दो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई, ठीक है। 1 3 और 2 4 दो अलग अलग ग्रुप बन गए, या फिर दो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। तो ऐसे ही करना है कि एक कोई सेट है, उसमें से एक प्रॉपर्टी होल्ड करते वाले एलिमेंट्स को अलग कर लो, दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करते वाले एलिमेंट्स को अलग कर लो, और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इसका ए का एक सबसेट A1 बनाया और दूसरा सबसेट B1 बना लिया। अब इन A1 1 3 है, B1 2 4 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विवेलेंस क्लासेस तो नहीं बनी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है ये। तो कोई रिलेशन होगा एक्स सेट के ऊपर होगा, एक्स सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट टू सबसेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने 1 2 3 4 को 1 3 और 2 4 में डिवाइड किया था, तो एक्स सेट से बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे सबसेट्स। 3 सबसेट्स बनाए मान लो, तीनों सबसेट्स में ये A1 बनाया, ये A2 बनाया, ये A3 बनाया। डिसजॉइंट होने चाहिए तीनों, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए आई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों, दूसरे एलिमेंट के सारे सबसेट, दूसरे सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों, तीसरे सबसेट के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हो, ठीक है। लेकिन A1 का एलिमेंट A2 से रिलेट ना करे, A2 का एलिमेंट A3 से रिलेट ना करे, A3 का एलिमेंट A1 से रिलेट ना करे, तब उसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। जैसे कि मैंने अभी करा था, जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 3 और 2 4 बना दिए, A1 बनाया, A2 बनाया, A1 A2। ये क्या है मेरे ऑड नंबर्स, ये क्या है मेरे इवन नंबर्स। तो ऑड और इवन का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो नो एलिमेंट ऑफ ए आई, मतलब A1 और A2, इन दोनों के एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन ए आई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई यानी A1 एक दूसरे से रिलेट करेंगे। कि पहला जो हमने बनाया है ये ऑड नंबर्स जो होंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ये सारे इवन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो वही कहा है कि जितने भी आप सबसेट्स बनाओ उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और पहला सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हो, दूसरे सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हो, लेकिन जितने भी आप सबसेट्स बनाओगे उनके एलिमेंट्स एक दूसरे सबसेट के एलिमेंट से रिलेट ना करते हो, एक दूसरे सबसेट्स के एलिमेंट से बिलोंग ना करते हो। और अगर सारे सबसेट्स का यूनियन कर दो तो आपको ओरिजिनल जो एक्स सेट था स्टार्टिंग में, जो 1 2 3 4 ए सेट था, वो मिल जाए, और दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे 1 3 2 4 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आए, ठीक है। तो इसी पे बनाया गया है ये।
इवन इंटीजर्स, ठीक है। 0 + -2, 0 + -4, 0, ये क्या इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते बनाया, a - b डिविजिबल बाय 2। a कहाँ है, a और b क्या है, इंटीजर्स, तो 0 और +-2, चाहे 0 2 लो चाहे 0 - 2 लो, 2 से डिवाइड होगा। 0 4 लो या 0 - 4 2 से डिवाइड होगा। 0 6 लो 0 - 6 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारे इवन नंबर्स मिल गए हमें। अब ऑड नंबर अगर देखें तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। 1 + 3 2 से डिवाइड, 1 - 3 2 से डिवाइड, 1 + 5 2 से डिवाइड, 1 - 5 2 से डिवाइड, 1 + 7 2 से डिवाइड, 1 - 7 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पहला सबसेट है, ये दूसरा सबसेट है। A1 A2 का इंटरसेक्शन 5 है। सारे के सारे A1 के एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट एक दूसरे से एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, क्या, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। अगर इन सबका मैं यूनियन कर दूंगी तो वापस मुझे इंटीजर्स मिलेगा। सबका यूनियन करने पर इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा ओरिजिनल एक्स सेट होना चाहिए था वो मिलेगा, जो कि 1 2 3 4 मैंने बताया था वो। ये सारे इवन नंबर्स हो गए या सारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, लेकिन आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। यहाँ पर यहाँ वाली चीज़ यहाँ से रिलेट नहीं करेगी, लेकिन ये सारे आपस में रिलेट करेंगे, ये सारे आपस में रिलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, जो 0 कंटेन करने वाली है वो हमारी ऊपर वाली है। ये पहली इक्विवेलेंस क्लास बनी, ये दूसरी बनी। ये कंटेनिंग 1 है क्योंकि इसमें 1 1 1 चल रहा है, ठीक है। दूसरी जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास जो है कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, इसको 0 लिखा, ये 1 से, इक्विवेलेंस क्लास 1 है, ये इक्विवेलेंस क्लास 0 है। तो इसमें सारे 2 × 1 2 × 2 2 × 3 इस टाइप के एलिमेंट है, तो ये ऐसे शो की है। इसमें 2 × समथिंग +1 2 × समथिंग +1 ऑड नंबर को 2 × r+1 शो करते हैं, तो ये इस तरीके से शो की है। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास भी हो गई। ये इसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एक छोटा सा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या होता है, एक सेट, एक फंक्शन है ए से बी, एक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इसके एलिमेंट एक्स है, इसके एलिमेंट एफ एक्स, क्योंकि ए और बी के बीच में एफ फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि एक्स फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि एफ फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि क्या है, एफ फंक्शन है। तो अगर हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो इसकी एलिमेंट मिलेगा। अगर हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे जो कि ए का एलिमेंट है, तो हमें एफ एक्स मिलेगा जो कि बी का एलिमेंट है, जो कि बी का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जी, जी, ठीक है। अब इसका एलिमेंट एफ एक्स है, अगर मैं इसके ऊपर एफ अप्लाई करूंगी, सॉरी जी है ना बाद में, तो अगर मैं इसके ऊपर जी अप्लाई करूंगी तो मुझे जी एफ एक्स मिलेगा जो कि सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। और जी एफ एक्स क्या होगा, ये जी एफ एक्स के लिए डोमेन ये रहेगा, रेंज को डोमेन ये रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो जी एफ एक्स ये होता है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी, ए से बी के बीच में एफ फंक्शन, बी से सी के बीच में जी फंक्शन। तो जी ओ एफ जो होगा, जिसे हम जी एफ एक्स लिख करके सॉल्व करते हैं, उसके लिए जो डोमेन होगा वो ए होगा और कोडोमेन सी होगा, ठीक है। लिखा जाता है जी ओ एफ, लेकिन डोमेन ये रहेगा ये। तो जी ओ एफ फंक्शन ए से सी पे चलेगा, ये ध्यान रखना है, जी ओ एफ चलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये किस तरीके से 2 3 4 5 3 4 5 9, इसके बीच में क्या है फंक्शन एफ, जी फंक्शन 3 4 5 9 से 7 11 15 पे आ रहा है। तो देखो अगर मैं F2 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, दे रखा है उसने, F2 करने पर मुझे क्या मिलेगा 3। देखो F2 करने पर क्या मिल रहा है 3, F3 करने पर 4, F4 F5 करने पर 5, G3 G4 करने पर 7, G5 G9 करने पर 11, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। GOF निकालना है,
ठीक है, GOF। तो जब मैं GOF निकालूंगी, ये सेट मेरा A है, ये सेट मेरा B है और ये सेट मेरा C है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, F जो जा रहा है वो A से B पे जा रहा है, A से B पे जा रहा है F। G कहाँ से जा रहा है, B से C पर। G जो जा रहा है वो B से C पर। F जा रहा है A से B पर, B से C पर G जा रहा है। तो जब मुझे GOF पूछा है तो वो A से C पर जाएगा। ठीक है, A कौन है और C कौन है, बस ये याद रखो, B को भूल जाओ। A ये है, C ये है। ठीक है, तो यानी एंट्री होगी 2 3 4 5 की, रिजल्ट मिलना चाहिए 7 11 15 में से कुछ। तो GOF पहला एलिमेंट 2 रखा क्योंकि इसने GOF पूछा था। GOF A से C पे जाएगा, A से C पे। ठीक है, इनमें से आंसर मिलेगा। तो GOF2 का मतलब है GF2। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू यहाँ से मिली 3, तो GF2 की जगह पे रखा 3। अब G3 की वैल्यू देखो, G3 की वैल्यू क्या है 7, तो आंसर आएगा 7। ठीक, ऐसे ही GOF3 निकालना है तो ये हो जाएगा GF3। F3 कितना है 4, तो G4 कितना है 7, तो आंसर 7। तो GOF4 एंट्री यहाँ से होगी, 2 3 4 5 रखने हैं क्योंकि ये हमारा A है, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा GOF के लिए। तो अब 4 रखा, 2 3 रख चुके, 4 रखा, तो GF4 F4 की वैल्यू 5 है और G5 की वैल्यू 11 है। GOF5 GF5 G5 कितना है 11। ठीक है, FOG GOF कभी भी बराबर नहीं होते, दोनों का मीनिंग अलग होता है। FOG पहले सॉल्व कर लो फिर ऑपरेशन लगाओ H के साथ, या फिर FO बाद GOH पहले सॉल्व कर लो, F सेम ही होता है। ठीक है, देखो GOF FOG बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे कर सकते हो, एसोसिएटिविटीज में होती है। कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। अगर हम कभी भी 2 बाइजेक्शंस का कंपोजिशन करेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा बाइजेक्शन ही होता है, ये ध्यान रखना, यानी 1 1 on 2। ठीक है, F हमारा 1 1 on 2 है, G हमारा 1 1 on 2 है, तो GOF क्या होगा, GOF मतलब कंपोजिशन ऑफ F एंड G, तो ये भी हमारा बाइजेक्शन यानी 1 1 on 2 होगा। ये था बस, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस अगर हमसे पूछा जाए, S क्रॉस S, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी, S सेट की। ठीक है, एक सेट है S, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S S है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट S क्रॉस S होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू एन यानी n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से अगर n पर बाइनरी ऑपरेशंस बनाए जाएं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं, इसकी पावर n स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B कभी भी हमसे पूछे कि एक सेट में m एलिमेंट हैं, दूसरे में n है, तो इसकी पावर ये कर देंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन पता चल जाते हैं पहले सेट से दूसरे सेट में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। मान लो एक सेट A है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2। इससे हम A पे जा रहे हैं, इसमें 2 हैं, तो हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इस 2 की पावर ये 4 किया जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 2 दिन 4 दूनी 8 दिन 16 होंगे पूरे। अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर पूछे जाए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 है, तो इस वाले 3 की पावर ये 3 करेंगे हम। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी खत्म होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट होगा वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा है, देखो ये आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन पढ़ा है, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ा है। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ा है।
और इक्विवेलेंस क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के 2 पॉइंट जो अभी बताए लास्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। ठीक है, आपको ये वीडियो सेशन जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि चैप्टर इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एचटेट पीजीटी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी मई में हमारा होने वाला है। तो इन सब एग्जामिनेशन के लिए और बीपीएससी पीजीटी भी जब भी होगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन से इंपॉर्टेंट 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहाँ पर है। इससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और उसके मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज अपलोड कर दिए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग, इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीपीटी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी एग्जाम के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो सीरीज चल रही है, जो फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, उनसे पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, एनवीएस आएगा, केवीएस है, ईएमआरएस है, यूपी टीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी, एचटेट, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर। नोट्स मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्वेश्चंस करने से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिस तरीके हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम से ये पूरा चैप्टर सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन पूरा मैंने प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप उनको देख करके उनको भी इसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में हमें इसने कहा है 3 रिलेशंस R1 R2 R3 आर डिफाइंड ऑन द सेट ABC फॉलोइंग एज फॉलोज। R1 R2 R3 हमें दिए हैं, तो बताना है कि तीनों में से कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट वाला रिलेशन जो हमें ये दिया गया है, ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव अगर है, इस सेट के लिए अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है, तो इस रिलेशन में ए ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए। ठीक है, ए ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए, ए ए है, बी बी है, सी सी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा R1 जो हुआ वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, ए बी है तो बी ए भी इसके अंदर होना चाहिए, बी ए नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी है तो बी से शुरू होने वाला देखो कोई बी सी, बी से शुरू होने वाला बी सी देखते हैं, बी बी को नहीं लेना है। ठीक है, बी सी देखते हैं, तो ए सी इसके अंदर है, हाँ है। उसके बाद ये मिल गया। अब ए सी अगर हम लेते हैं तो सी से शुरू होने वाला ये है, फिर ए आएगा, ए ऑलरेडी इसमें है, सी से शुरू होने वाला ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर ए बी इसके अंदर है, हाँ है, तो यानी ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बी सी, तो सी से शुरू होने वाला सी ए है, क्या बी ए इसके अंदर है, क्या बी ए इसके अंदर है, नहीं है। बी ए अगर इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सेकंड वाले R2 की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए ए बी बी सी सी होना चाहिए था, नहीं है, तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ए बी है तो बी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है। इस एलिमेंट का भी उल्टा है, इस एलिमेंट का भी उल्टा है, इसका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा ये, तो हर एक एलिमेंट का उल्टा इसमें है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी है, बी से शुरू होने वाला बी ए है, ए है इसके अंदर, नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इनके जो पेयर हैं, इनके जो पेयर है नहीं है, तो यानी ए बी बी सी सी नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा R3। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ए बी है, बी ए है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ए बी है, बी सी है, तो ए सी है, नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो ये तीनों रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद इसमें भी सेम वही तीनों चीज़ें चेक करनी है। एक रिलेशन है ए से बी, ए और बी जो है वो नेचुरल, ये ए दो बार लिखा गया, ए बी जो है नेचुरल नंबर है, बी इज डिविजिबल बाय ए। तो इसने कहा है बी इज डिविजिबल बाय ए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई नंबर खुद से ही ए इज डिविजिबल बाय ए होता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज डिविजिबल बाय बी है, बी इज डिविजिबल बाय ए है, तो क्या a इज डिविजिबल बाय b होगा? नहीं होगा। अगर 4 2 से डिवाइड होता है, क्या 2 4 से डिवाइड हो जाएगा? दो नेचुरल नंबर लिए, नहीं होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, b अगर a से डिवाइड होता है, a अगर c से डिवाइड होता है, तो b हमारा c से भी डिवाइड, देखो 8 4 से डिवाइड हुआ, 4 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर हम तीसरे वाले, मतलब ये नॉर्मली पढ़ पढ़ के ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें पूरा 11 12th क्लास तो कर नहीं रहे हो कि पूरा लिख करके चेक करो, नॉर्मली समझ में आ जाना चाहिए कि होगा या नहीं होगा बस। अब इसमें क्या है, दो लाइन्स है L1 L2, L1 का रिलेशन L2 से है, तो वही बताना है, दोनों स्ट्रेट लाइन है प्लेन में और परपेंडिकुलर कंडीशन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद के साथ, तो क्या कोई लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है। अगर L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये L1 है ये L2 है, तो क्या L1 L1 के ही ये लाइन इसी के परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? होगी, तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, अब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी? नहीं होंगी, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, कभी भी आपको मिल जाए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा? डिफाइन हो इंटीजर्स पर, डिफाइन किस पे? इंटीजर्स पर, एक्स वाई इंटीजर्स होंगे, पहले दोनों को सेम रखो, x माइनस एक्स डिविजिबल होगा किसी भी इंटीजर से? होगा, क्योंकि ये 0 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, दोनों की जगह पे हम x x रख दिया, दोनों को सेम कर दिया। अगर x माइनस वाई किसी इंटीजर से डिवाइड होता है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इंटीजर्स n यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, किसी नेचुरल नंबर n से डिवाइड हो रहा है, तो क्या y माइनस एक्स नहीं होगा? अगर मैं कहूँ 2 माइनस 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 4 माइनस 2 डिवाइड नहीं होगा 2 से? होगा, तो वही है, अगर x माइनस वाई डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स डिवाइड होगा, वो भी होगा, इसका मतलब है सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अगर 8 माइनस 4 डिवाइड होता है 2 से, तो 4 माइनस 2 डिवाइड होता है 2 से, तो क्या 8 माइनस 2 2 से डिवाइड नहीं होगा? ये भी होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये तो केस, अगर तो ये क्या हुआ हमारा, x माइनस वाई अगर 2 से डिवाइड होता है, y माइनस जेड अगर 2 से डिवाइड होता है, तो x माइनस जेड चाहे कुछ भी हो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, किसी भी n नंबर से डिवाइड होता है तो पक्का होगा। ठीक है, हमेशा होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन है, दैट मीन्स ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये लाइन तो आप याद कर लेना, अगर ये है और यहाँ पर हमें दिया है इंटीजर्स, ठीक है, तो x माइनस वाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे r शो कर रहा है रिलेशन को, रियल नंबर नहीं है रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, n मतलब नेचुरल नंबर, इस पर डिफाइन है ए बी रिलेशन, ए बी का रिलेशन है सी ए से, सी सी डी से, ये डी होगा भाई, ये डी होगा। ठीक है, तो क्या आता है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं
तो ये और ये एलिमेंट सेम कर देते हैं। ए बी का रिलेशन ए बी से ही करते हैं। हो क्या रहा है, पहला लास्ट में ऐड हो रहा है तो पहला इसमें ऐड होगा, दूसरे वाला तीसरे में ऐड हो रहा है इसमें। दोनों चीज बराबर आई। दोनों एलिमेंट को अगर मैंने सेम कर दिया, इसको और इसको सेम कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, दोनों चीज सेम आ रही है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब है, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का मतलब है ए बी का रिलेशन सी डी से अगर ये बनता है, ठीक है, अब सी डी का रिलेशन ए बी से, एंड में मैं बताऊंगी आपको कि आपको इस क्वेश्चन इसमें कितना टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, बस इसको अच्छे से समझ लो एक बार। उसके बाद कुछ चीज़ें बताऊंगी, याद कर लेना, ये ध्यान रह जाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएंगे फिर, ठीक है। सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, यही तो प्रॉपर्टी है कि भाई इसको इसमें ऐड करना है, बीच पास वालों को पास में ऐड करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप इनको उल्टा भी कर दो, मतलब इसकी पोर्शन पे इसको रख दो, तब भी वही आएगा, ए प्लस डी बी प्लस सी ही आएगा, बराबर है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई, अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है, सी डी का रिलेशन ई एफ से है, तो क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एफ, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी ए, तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई होगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ से होगा या नहीं, और अगर ए बी का रिलेशन ई एफ से है तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस में ई आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए इन दोनों की हेल्प से। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, तो ये देखो डी और सी कैंसिल होकर के ए प्लस एफ बचा, बी प्लस सी, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको तो आप याद कर लीजिए, कभी भी अगर ए बी रिलेशन सी डी है और ऐसा दिखे ए प्लस डी बी प्लस सी, तो वो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नेचुरल नंबर के सेट पर, एन क्रॉस एन पर। और अगर इस प्लस की जगह यहाँ उसने इनटू भी कर दिया तब भी होगा, तो ये याद कर लेना। ये देखो, अगर इनटू भी कर दिया जाए दोनों तरफ तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, याद रखना, एन क्रॉस एन पर, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाया जाए, चाहे प्लस हो बीच में, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना दूर वाले का दूर से, पास वाले का पास वाले से, अगर ऐसा बनाया है तो वो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको इतना ही याद रखोगे और ऐसे ही अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, कुछ चेंज इसमें होगा नहीं, इतना ध्यान रखोगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम से पूछा गया है। रियल नंबर्स पे बात हुई है, मतलब इसमें जो ए बी है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, जहाँ पर ए और बी रियल नंबर है, ये है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए दोनों एलिमेंट सेम कर दिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, होगा, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो हमें मिलता है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूंगी तो बी ए बिलोंग्स टू आर अगर होगा तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों, इसको क्या ऐसे लिखा नहीं जा सकता, सेम ही तो है। तो यहाँ बी ए है तो मैंने बी ए लिख दिया, यहाँ ए बी था तो ए बी लिखा था, तो 1, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये लाइन होगी, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ए का सी से, ए सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा एक बार आप लोग सोचो। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से मुझे जरा सोच के बताओ, खुद से सोचो कि इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए जरा सोच के बताओ। ठीक, अब इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्रॉब्लम है, उस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, सोच में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम रियल नंबर पे बात किए तो नंबर्स को जरा अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो हमने किया 1, 1/2 और -1, इन 3 नंबर की बात करते हैं। तो 1, 1/2, 1 और 1/2। अगर हम इसको देखते हैं तो 1 + 1 × 1/2 ये ग्रेटर देन 0 होगा। 1/2 और -1 को देखें तो 1 + 1/2 और -1, तो 1 - 1/2 ग्रेटर देन 0 आएगा ये भी। ठीक है, अगर हम अब इससे इसका निकालें 1 और -1, तो 1 + 1 × -1 ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने लास्ट में बताया था ना n×n पे अगर इस तरीके से रिलेशन लिखा है b प्लस, पहले वाले क्वेश्चन में तो था b + = a + d, ये हमारा होता है इक्विवेलेंस। दूसरे वाले में ये चीज नहीं थी, मल्टीप्लाई था, ad = bc, ये भी हमारा होता है। अब उसमें इसमें क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इन तीनों को आप सिर्फ ध्यान रखिए, करने की इनको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये है इंपॉर्टेंट, इसमें हमें डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, इस रिलेशन के लिए निकालना है, और एक्स वाई कहाँ से आएंगे, एक्स वाई नेचुरल नंबर है, ये हमें पता चल गया, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई नेचुरल नंबर, ये जो हमें इक्वेशन दी है, अगर मैं इसमें y की वैल्यू 1 रखूं, नेचुरल नंबर है ना, तो 2x मुझे कितना मिलेगा, x मिलेगा मुझे 20, तो y की वैल्यू 1 रखने पर x 20 मिल रहा है, पहला पेयर मुझे मिल गया रिलेशन का, इस रिलेशन का पहला पेयर। ठीक, अब मैं y की जगह पे अगर 2 रखूंगी तो 2x मुझे मिलेगा 39, और x की वैल्यू रियल नेचुरल नंबर नहीं आएगी, तो इसीलिए y की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे 3। अगर हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से 19, अगर हम 3 रखते हैं तो 19 मिलेगी। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर मिले x y। अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे, 4 रखोगे तो फिर x नेचुरल नहीं मिलेगा, 5 रखोगे अगर y की जगह पे, y की जगह पे अगर 5 रखोगे, x मिलेगा आपको 36 का हाफ यानी 18, 18 मिलेगा। अब यहाँ से पैटर्न सोच लो भाई, पैटर्न क्या बन रहा है, 20, 19, 18 है ना, तो 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, अरे यार देखो कर दिया ना मैंने गलत पैटर्न बनाने में। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर मैं 17 रख, देखो अगर मैं यहाँ पे 17 रखूँ, एक्स की वैल्यू 17 रखूँ, 17 दूनी अगर एक्स की वैल्यू 17 रखती हूँ, पैटर्न मिला तो मैंने पैटर्न की हेल्प ले ली थोड़ी सी, 17 दूनी 34, 34 इसमें से जाएगा तो कितना मिलेगा, 7। अभी देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19,
बीस 21, 22 23, 24 25, 26 27, 28 29, 30 31, 32 33, 34 35, 36 37, 38 39। ये बन गया पूरा। ठीक है, ये पूरा बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें ये हमें रिलेशन मिल गया है, पूरा रिलेशन आर बन गया है ये। अब डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। 20 19 18 1 2 3 4, डोमेन हमारा हुआ है 1 2 3 से लेकर के 20 तक। ठीक है, रेंज, रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड एलिमेंट है 1 3 5 7, 1 3 5 7 अप टू 39। ठीक है, वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अगर ये अब ये डोमेन और रेंज पता चल गया ना, डोमेन और रेंज यहाँ पर हमें पता चल गया है, तो क्या इसमें किसी भी एलिमेंट का सेम बना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ बना है? नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 21 है यहाँ पर, 21, तो क्या 120 है इसमें? नहीं है। 19 3 लिखा है, क्या 3 19 कहीं है? एक भी एलिमेंट का उल्टा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 18 5 है, 5 से शुरू होने वाला 31 है, तो क्या 18 31 इसमें है? नहीं है। एक ही गलती मिल जाए वही काम कर जाएगी, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कुछ नहीं है, बस डोमेन और रेंज फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, अब ये आप याद रख लेना, बस दो स्टेटमेंट है, वो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देकर, 3 4 एमसीक्यू दे करके पूछ लें इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, उन चीज़ों में पूछी जा सकती है, तो उनको बस ध्यान रखना। इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बट यूनियन जरूरी नहीं होता कि हो। ठीक है, यूनियन जरूरी नहीं होता, यूनियन इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनियन जरूरी नहीं होता, बट इंटरसेक्शन हमेशा होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो रिलेशन 1 है वो डिफाइन किस पे हुआ है? क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब है सारे रैशनल नंबर 0 को छोड़कर, क्यू नॉट यानी सारे रैशनल नंबर 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो ए रिलेशन बी जो भी हमें दिया है, ये क्या दिया है? ए इक्वल टू 1 बाय बी, ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, बी की जगह भी ए रखो जब रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या ये चीज़ बराबर है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए इज इक्वल्स टू 1 बाय बी है, तो क्या बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए हो सकता है? ए और बी की जगह चेंज कर दी, होगा तो सिमेट्रिक हो गया। ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी है, बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी है, तो क्या ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी होगा? बताओ खुद। यहाँ से जरा बी को निकालना, बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए, बी की वैल्यू 1 बाय ए, बी की वैल्यू 1 बाय सी, ए इक्वल टू सी आ रहा है हमारा, तो ए इक्वल टू 1 बाय सी होगा? नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिर्फ सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले बाद के दो। ये तो ईजी है, फर्स्ट वाला ईजी है। ये देखो, a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 5, तो अगर b की जगह a कर दूं तो ये चीज़ आएगी 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब सिर्फ इतना है कि बी की जगह पे ए 0, बी की जगह पे ए ही रहे, दोनों एलिमेंट सेम कर दो, दोनों एलिमेंट सेम किया तो ए माइनस ए 0 आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ए माइनस बी को बी माइनस ए कर दो, फिर मोड निकालो, तब भी ये लेस देन 5 ही रहेगा। ए माइनस बी का मोड अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो बी माइनस ए अगर निकालोगे तो वो भी तो लेस देन 5 ही आएगा, क्योंकि आएगा वैल्यू वही, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हमने 1 लिया है, 4 लिया है और 7, तो 1 माइनस 4 का मोड निकालती हूँ, लेस देन 5 आएगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, 4 और 7 का देखती हूँ, 4 7 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब 1 और 7 का निकालते हैं, 1 माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है।
कुछ कुछ में हमें नंबर्स पता होने चाहिए, उनकी है वो हमारी हेल्प कर देते हैं करने के लिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहें, इसमें हमें बोला है a² माइनस 4ab प्लस 3b² इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इसमें b की a और b दोनों बराबर कर देते हैं। तो a² माइनस 4ab को b की जगह a लिखा, प्लस b की जगह a लिखा, 3a² इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ 0 आ रही है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर इसमें निकालें, a की जगह b किया, a की जगह b किया और b की जगह a, प्लस 3a²। तो क्या ये चीज़ 0 आ रही है? नहीं आ रही है ये चीज़ 0, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ये चीज़ 0 आ नहीं रही है ना, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन है तो ये कंडीशन होगी, बी सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन होगा तो होगा हमारे पास b² माइनस 4bc प्लस 3c² इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन होना चाहिए, और उसके लिए a² माइनस 4ac प्लस 3c² इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो a² माइनस 4ab प्लस 3b² प्लस b² माइनस 4bc प्लस 3c² इज इक्वल्स टू 0 है, ऐड किया। a² इसमें से और इसमें से माइनस 4b कॉमन लिया, a प्लस c बचा, प्लस ये हो गया 4b² प्लस 3c² इज इक्वल्स टू 0। अब a² माइनस 4ac इधर भी ऐड किया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बनाने के लिए a² था माइनस 4ac ऐड किया और प्लस 3² a² और ये लेफ्ट हैंड साइड में रखी, बाकी माइनस 4ac ऐड किया इक्वल टू ये चीज़ हमारा हो जाएगा इधर 4ba प्लस c और माइनस 4b² और माइनस 4ac ऐड किया। तो ये जो चीज़ हमने निकाली है ये हमारा 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये चीज़ हमारी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये चीज़ 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हुआ है। अब इसमें ये अभी हम कर चुके हैं, मैंने कहा है कि कभी भी इंटीजर्स पर बात हो, दोनों नंबर अगर इंटीजर्स हो, डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर हो, तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अभी पीछे जो हमने किया था उसमें यहाँ पर नेचुरल नंबर था, n लिखा था, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो ये रिलेशन दिया है, रियल नंबर पर बात हो रही है, रियल नंबर पर अगर बात हो रही है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा हमें चेक करना है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाया, 1 उठाया, अगर मैं 1 इसमें रख दूं तो 1 1 मतलब ए बी दोनों 1 1, दोनों सेम करने पड़ते हैं ना, दोनों अगर सेम 1 1 किया तो इसमें अगर मैं 1 1 रखूं तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक की बात करूं तो इसको मैं b² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ, हाँ, तो सिमेट्रिक होगा। और अगर ट्रांजिटिव की बात करूं तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या आएगा, ये BC बिलोंग्स टू R है तो क्या आएगा, ये, तो AC बिलोंग्स टू अगर R है तो क्या आना चाहिए, ये। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, a² प्लस c² की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ये चीज 1 आनी चाहिए थी, आई नहीं आई, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो इंटीजर्स पर बात हो रही है, चेक करना है a प्लस बी इवन हो। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं अगर मैं रिलेशन बना रही हूं तो कुछ ऐसा होगा, ए और बी इंटीजर रखने हैं, मैंने यहाँ 1 रखा, 1 के साथ मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा तब जाके इवन बनेगा दोनों का सम, है ना। 2 रखूंगी तो 4 ऐड करना पड़ेगा तब इवन होगा, 3 रखूंगी तो 5 ऐड करना पड़ेगा,
4 रखूंगी तो 6 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना समझो, 1 के साथ अगर मैं 1 लेती हूँ ना, तो 1 के साथ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 के साथ ये नंबर मतलब ऑड नंबर्स को ऐड करूंगी। अगर मैं ऐड करूंगी, दोनों ही ऑड होने चाहिए, दोनों ही ऑड होने चाहिए, या फिर दोनों ही इवन होने चाहिए, तब जाकर के a प्लस बी इवन होगा। या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तभी क्या बनेगा, पेयर बनेगा हमारा। कैसा? ताकि a प्लस बी इवन हो, दोनों का सम इवन हो। ठीक है। अब अगर मैं दोनों सेम रख दूं, 1 1 रख दूं, इवन आएगा सम। 3 3 रख दूं, चाहे मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूं, चाहे मैं दो इवन नंबर को ऐड करूं, तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऐसे ही देख लो, मुझे क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए b की जगह पे a रखा, b की जगह पे a, तो ये हुआ 2a। 2a तो इवन होगा ही, 2 इंटू समथिंग इवन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का मतलब है b की जगह पे a रख दो, a की जगह पे b रख दो। तो अब b प्लस a, जब a प्लस b इवन था, b प्लस a भी इवन है। a प्लस बी अगर इवन है तो b प्लस ए इवन नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अगर a प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है, तो क्या a प्लस सी कुछ और हो जाए? 1 प्लस 3 इवन है, 3 प्लस 5 इवन है, तो 1 प्लस 5 भी तो इवन ही होगा। बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब ये देखो, वहां पर हमने ये वाली चीज नेचुरल नंबर पर पढ़ी थी। किस पर पढ़ी थी? नेचुरल नंबर पे, n क्रॉस n पर। यहाँ पर z क्रॉस z नॉट, z का मतलब है सारे इंटीजर, z नॉट का मतलब है जीरो शामिल नहीं होगा। तो अगर इस पे भी आ जाता है तो भी होगा। इन सब क्वेश्चन को मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इनको करना नहीं है, या ये कहीं भी दिखे होगा। बस याद रखना, n हो या z, n क्रॉस n हो या z क्रॉस z होगा। चाहे बीच में प्लस भी लगा दे तब भी होगा। ठीक है, या तीसरा कंडीशन जो हमने सीखा था तब भी होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है सबसे क्वेश्चन, ए अगर 1 2 3 है, रिलेशन ये दिया है, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर में ऐड करूं ताकि ये मेरा ट्रांजिटिव बने। सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना है और कुछ नहीं। इसमें क्या ऐड करूं? ट्रांजिटिव बनाने का मतलब है, देखो 1 1 है, जो दोनों तरफ सेम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव में दोनों अगर सेम है तो इसको कुछ नहीं करना है। 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 3 है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए था। बस एक इसकी जरूरत थी, बस 1 3 इसमें होना चाहिए था। अब ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ 1 ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। चेक वेदर दिस रिलेशन, रियल नंबर पे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दो नंबर है और ए और बी दोनों रियल है, इसको मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, ये चीज हमेशा होती है, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक। अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी नहीं होगा। 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होगा? होगा, है ना। अब नेगेटिव नंबर पे भी जरा चेक करके देखते हैं। -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है ना। -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, -4 ग्रेटर देन इक्वल, -4 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -5 है, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 है, तो क्या -4 -6 से बड़ा नहीं होगा? होगा। तो प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है, 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, तो क्या 1/2 1/4 से बड़ा नहीं होगा? होगा। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन का जो हमारा ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये हमारा होता है।
ठीक है। एक मिनट, हाँ। सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक ये हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा। मैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा शायद ये भूल गई गलती से। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ये नहीं होता है, तो सिमेट्रिक हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव का मुझे लग रहा है ये इसका कोई पॉइंट छूट रहा है। एक सेकंड, हाँ। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हमारा होता है, सही है। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा ही होगा, और यहाँ पे भी हमने करके देखा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ए रिलेशन बी, ए तो पहले इसमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए रिलेशन ए, यानी ए माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। ए माइनस ए जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो होता, लेकिन इक्वल टू नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो a माइनस बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या b माइनस ए, अगर मैं माइनस से इंटू कर दूँ इसी में दोनों तरफ, तो ये b माइनस ए लेस देन जीरो हो जाएगा, b माइनस ए ग्रेटर देन जीरो नहीं बचेगा, इसलिए हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव a माइनस बी अगर ग्रेटर देन जीरो है, b माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, c तो a माइनस सी भी हमारा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये हमारा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है मोड ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, का मतलब है कि मोड ए लेस देन बी और मोड ए इक्वल टू बी। तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो दोनों चीज़ सेम कर दो, तो मोड ए इज इक्वल्स टू ए
मोड इक्वल टू ए, और यहाँ पर मोड ए लेस देन ए, तो मोड ए लेस देन ए तो बराबर नहीं होगा, है ना। मोड ए लेस देन, ठीक है। ये एक मिनट, इसको तोड़ के करके देखते हैं। इसको पहले हम लिख सकते हैं, मोड ए लेस देन इक्वल्स टू बी को लिख सकते हैं मोड ए लेस देन बी, और मोड ए इक्वल टू बी। तो जब मोड इक्वल टू बी है तो ए की जगह पे मैंने 2 लिखा, मोड 2 इक्वल टू 2, दोनों नंबर सेम करना है। मोड माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 का मोड करो तब भी 2 आ रहा है, माइनस 2 का मोड तब 2 करो तब भी 2 आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है ना, 2 और माइनस 2 तो आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही माइनस 2 का मोड करते हैं, क्या वो माइनस 2 से छोटा आ रहा है? तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये बात गलत हो गई है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये बात अगर देखी जाए कि माइनस 2 का अगर हम मोड निकालते हैं तो क्या वो 2 से छोटा होता है? माइनस 2 से छोटा होता है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे देख लो, अगर इसमें मैं नेगेटिव नंबर रख दूँ, कोई माइनस 2 का मोड रख दूँ, माइनस 2 रख दूँ, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस 2 का मोड तो माइनस 2 से छोटा होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का मोड उससे छोटा नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, मोड ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो क्या मोड भी लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, मोड ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, मोड भी लेस देन इक्वल्स टू अगर सी होगा, तो पक्का मोड ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। जैसे 2 का मोड लेस देन 3, 3 का मोड लेस देन 4 होगा, 4 का, तो 2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव ये होगा, ठीक। तो ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में एक क्वेश्चन और ऐड किया था, ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे इसमें 19 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और था, वो मैं आपको बता देती हूँ, ऐड किया था बट पता नहीं क्यों नहीं आया। पीडीएफ में आपको इसकी मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ये भी पूछा जाता है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम अगर हमसे पूछा जाए, तो इस पे भी अगर हमसे पूछते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इस पर बात की जाए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, implies that a minus b is divisible by m, ठीक है। a minus b is divisible by m, a is congruent to b modulo m, ऐसे लिखा जाता है, a is congruent to b modulo m, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय ए और b अगर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के सेट पर बात कर रहे हैं, a और b अगर इंटीजर्स हैं तो डिविजिबल बाय m, यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर डिवाइड करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी a माइनस बी डिविजिबल बाय अगर m है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, a माइनस ए डिविजिबल बाय m, 0 इज डिविजिबल बाय m, तो यानी a कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m होगा। अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b है तो b इज कॉन्ग्रुएंट टू a भी होता है, क्योंकि अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर a माइनस बी डिविजिबल है, b माइनस ए डिविजिबल है, तो c माइनस ए भी डिविजिबल होगा उससे, ठीक है। तो a कॉन्ग्रुएंट टू b है, b कॉन्ग्रुएंट टू c है,
तो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी भी होता ही होता है, तो इसलिए याद रखना कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ये भी समझ लो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम में है क्या, ये तो चीज़ ठीक है। अगर मैं लिखूं 18 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, इसका मतलब सिर्फ इतना है 18 माइनस 3 जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो, यहाँ 4 लिखती हूँ 3, 25 माइनस 4 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, ये मीनिंग है बस। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ 25 माइनस 2 23, 23 3 से डिविजिबल नहीं होता तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, 25 और 2 तब नॉट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको इस सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के। इक्विवेलेंस रिलेशन के टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए। इससे पहले पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिल गए हैं और इसका पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिएगा। उत्तराखंड लेक्चर का जो एग्जाम है उसमें भी ये